पिछले कुछ दिनों से आप सभी को पता है क्या माहौल है। सरहद पर तनाव है। पहले ऑपरेशन सिंदूर, उसके बाद ड्रोन और अब भी हालात हम ये कहें कि शायद उतने बेहतर तो है नहीं। आप में से बहुत सारे लोग ये जानना चाह रहे थे कि ये क्या है, क्या जंग आमने सामने की होगी, क्या एक दूसरे के हम सरहद में दाखिल होंगे, हमारे जो फाइटर जेट हैं उनका इस्तेमाल होगा, कई लोग न्यूक्लियर वॉर की बात कर रहे हैं। अब जाहिर सी बात है, मैं आप ही जैसा इंसान हूँ, इन सारे सवालों का जवाब कोई एक एक्सपर्ट ही दे सकते थे। और इत्तेफाक से आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में है मेजर जनरल बिशंबर दयाल साहब। बहुत बहुत आपका स्वागत मेजर जनरल साहब। 37 साल का इनका तजुर्बा है, आर्म्स एमुनेशन से लेके स्ट्रेटजी, और बाकी अब 37 साल गुजारा है तो सरहद जंग से पहले क्या, जंग के बाद क्या, जंग होती क्या है और इस बार क्या होगा, मुझे नहीं लगता है कि मेजर जनरल बिशंबर दयाल साहब से बेहतर कोई बता सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ आने के लिए। जो पहला सवाल मेरा भाई, ये अभी क्या हो रहा है और क्या हो सकता है? बड़ा सीधा सा। देखिए, सीधा सा सवाल है कि अभी जो चल रहा है ये भी उसी में आपको इसके बैकग्राउंड से लेना पड़ेगा, आपको पीछे झांकना पड़ेगा। ये 22 तारीख से ही 22 अप्रैल से दरअसल शुरू हो गया एक तरह से। और क्योंकि जो 22 तारीख को जो हादसा हुआ जम्मू एंड कश्मीर श्रीनगर में पहलगाम में जो हादसा हुआ, मतलब वो इतना घिनौना था और उसको इस ढंग से किया गया कि जो भी मतलब टेररिस्ट यूज़ किए, और इसमें कोई शक की बात नहीं है। देखिए कि टेररिज्म की श्रीनगर के अंदर जो मूल शुरुआत, जो नींव रखी, वो भी पाकिस्तान ने रखी, उसको बढ़ाया पाकिस्तान ने। जो वहाँ नुकसान किया वो भी पाकिस्तान के इशारों पर, पाकिस्तान की फंडिंग पर, पाकिस्तान के जो रूपरेखा लिखी हुई है जम्मू एंड कश्मीर की, पूरे के पूरे विवाद की रेखा उन्होंने लिखी है। तो उसके तहत जो किया इन्होंने वो इस बार इतना घिनौना था, आपने भी देखा। उसमें उन्होंने कोशिश की कि किसी तरह इस वतन को फिर से, इस समाज को, देखिए अगर इस वतन को कमज़ोर करना है तो समाज को बांटिएगा, समाज को बांटिएगा तो दो बड़े धड़े इस समाज में, हिंदू मुस्लिम, उनका किसी तरह से, तो पूरा उन्होंने उस कोशिश को किया। बड़ी अच्छी बात है। हमारा देश जो मुझे लगता है कि भाई हम मैच्योर होते जा रहे हैं, देश आगे बढ़ता जा रहा है। समाज में ये बात लोगों ने एकदम से नकार दी, क्योंकि मैं भारतीय लोगों को, अपने लोगों को, जिसको लोग सोचते हैं हमारे लोग ज़्यादा समझदार नहीं, इसमें मैं समझता हूँ बहुत समझदारी का काम किया है और मुबारक उनको देना चाहिए हमें। दूसरा, उसकी कोशिश थी कि भाई पूरे के पूरे जम्मू एंड कश्मीर में जो डेमोक्रेसी आई है, एक पॉपुलरली इलेक्टेड गवर्नमेंट आई है, एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस स्टार्ट हुई है। पीओके में और हमारे कश्मीर में यही तो फ़र्क है कि भाई हमारे यहाँ डेमोक्रेसी है, हमारे इलेक्शन होते हैं, उग्रवाद की चरम सीमा पे भी इलेक्शन हुए हैं, 96 में भी मतलब, और 2000 में 1-2 में जब इलेक्शन हुआ, जब वो भी मतलब चरम सीमा थी एक तरह से। लेकिन हमारे यहाँ एक इलेक्टेड गवर्नमेंट रही है। तो जब इलेक्टेड गवर्नमेंट आई है और वहाँ टूरिज़्म बढ़ रहा है, वहाँ पे लोगों के अंदर एक उत्साह बढ़ रहा है, लोगों के अंदर एक ऐसा उत्साह प्रॉस्पेरिटी का, एजुकेशन का, दोबारा से अगर आप वहाँ के यूथ का थोड़ा सा अंदाज़ा लगाओ तो एक वाइब्रेंसी आई है। तो उस वाइब्रेंसी को ख़त्म कर दो। टूरिज़्म नहीं आएगा तो जम्मू एंड कश्मीर का लोकल जो आदमी है वो, उसको तो बहुत इफेक्ट पड़ेगा। वहाँ पैसे वाले को ना पड़े, लेकिन जो आदमी इस सीज़न से कमाता है और पूरे सीज़न पे जिंदा है, और जम्मू एंड कश्मीर बहुत गरीब गुजर बकरवाल भी है, जो घोड़े ये सब देखते, वो तो उसको बहुत असर पड़ा, तो उसने उसको भी किया। तीसरा, उसने कहा कि वो सेंटर स्टेट को ब्लेम करेगा, स्टेट सेंटर को ब्लेम करेगा, मीडिया उछा देगा। सारी उसकी स्ट्रेटजी फेल हो। तो लेकिन घिनौनी हरकत इतनी थी कि हमें तो एक्शन लेना था। अब इस एक्शन में तो हो नहीं सकता कि भाई हमारे आपने चुन के 26 लोगों को मारा, इतनी दुर्गति की, पूरे देश में हाहाकार मची, दहशत फैली, और हमारा नुकसान बहुत भारी हुआ है। देखिए जम्मू एंड कश्मीर में नॉर्मलसी लाने में दोबारा से टाइम लगेगा। तो भारत को एक्शन लेना था। अब एक तो ये था कि भाई कोई पुलवामा जैसा एक्शन ले लो, लेकिन क्या उसका असर पड़ता है इतना? नहीं, क्योंकि आप उड़ी के बाद जो किया था सर्जिकल, उससे तो टेररिज्म पे तो कोई उसकी, फिर प्राइम मिनिस्टर ने स्टेटमेंट दे दी पब्लिक में, फिर अदर लोगों ने स्टेटमेंट दे दी, फिर अगर भारतीय आत्मा पे उसने प्रहार किया है तो आपको बदला लेना था। तो बड़ी सोच समझ के, बहुत अच्छी प्लानिंग के बाद, सिनर्जी के बाद, इंफॉर्मेशन कलेक्शन के बाद
पूरा सिंक्रोनाइज करके वेल प्लान्ड, वेल प्रैक्टिस जिसको कहते हैं, वेल रिहर्स्ड, वेल प्लान्ड, वेल रिहर्स्ड, वेल एग्जीक्यूटेड और वेरी वेल सिंक्रोनाइज्ड, टाइमली और बगैर किसी कोलेटरल डैमेज के आपने जो है उसके 9 जो ठिकाने थे टेररिस्ट के उन पर घातक प्रहार किया। उनमें 100 से ज़्यादा टेररिस्ट मारे गए और उसकी इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रेनिंग सेंटर था उसका बेसिक जो उसका हेडक्वार्टर था वो था, और उसके जो लॉन्च पैड, देखिए लॉन्च पैड और इनमें फ़र्क होता है। लॉन्च पैड टेम्पररी है, आया निकल गया, कभी नहीं है, पर ये तो परमानेंट है। स्ट्रक्चर्स हैं वहाँ पे, क्लरिक्स हैं वहाँ, टीचर्स हैं वहाँ पे, ट्यूटर्स हैं वहाँ पे, फिजिकल ट्रेनर्स हैं वहाँ, सिलेक्शन करते हैं वहाँ, इंडोक्ट्रिनेट करते हैं लोगों को। तो वो ऐसी जगह को करना मतलब आपने देखा। लेकिन पाकिस्तान को आपने हर्ट भी किया, क्योंकि पाकिस्तान की जो मिलिट्री है, ज़रूरी नहीं यहाँ सिर्फ टेररिस्ट हो, कोई तो टेररिस्ट हैं, कई ऐसे भी तो ना जिनको आपने वैसे तो एनरोल किया है सोल्जर, पर आपने तो टेररिस्ट की ट्रेनिंग दे के भेजना है, वापस सक्सेसफुल हो गया तो आपका फौजी है, नहीं सक्सेसफुल हुआ तो चला गया, तो भाई हमें नहीं पता कहाँ चला गया, क्या अपने ना पेंशन देनी ना कुछ, और ये है उनका एक्चुअल कल्चर। तो इस माहौल में जो एक्शन लिया भारत ने, उसके बाद अब बारी थी पाकिस्तान की लीडरशिप कि इसमें से कैसे फेस सेविंग की जाए। तो जो आज चल रहा है ना, मेरे ख्याल में वो पाकिस्तान का फेस सेविंग चल रहा है, और भारत का ये है कि भाई इसको हमने जो करना था कर दिया, इसको एस्केलेट ना किया जाए। क्योंकि भारत, शायद मेरा मानना ये है कि हमारे यहाँ शायद एक सोच है कि ये हम वॉरफेयर में इन्वॉल्व हो जाएंगे, हमारी इकोनॉमी पे झटका लगेगा, ये कई बुद्धिजीवी बोलते हैं ये तो चाइना चाहता है, ये गेम है, ये सब। तो हम शायद इसको इतना प्यूनिटिव एक्शन दे के, हमारा ये मेरे ख्याल में ओवरऑल स्ट्रैटेजी लगती है कि किसी तरह ये डी एस्केलेट होए और हमने अपना काम कर दिया। वो एक फेस सेविंग देख रहे हैं। अब वो फेस सेविंग उसको लड़ाई के जरिए मिलेगी और नुकसान करवा के मिलेगी, या इंटरनेशनल प्रेशर से मिलेगी। फेस सेविंग इंटरनेशनल प्रेशर से भी तो हो सकता है ना, या वो अपनी पॉलिटिकल लीडरशिप को आगे कर। मेजर साहब जो आपने बताया ना, उसमें एक सवाल ये है कि 2 दिन से जो हो रहा हम लोग देख रहे हैं, जिस तरीके से ड्रोन से पहले हमने लाहौर में एयर सिस्टम उसको डैमेज किया, कल रात को अभी थोड़ी देर पहले ही उन्होंने बताया कि करीब 300 to 400 ड्रोन पाकिस्तान ने भेजे हमारे 26 सिटीज़ पे, जिसमें बहुत सारे एयरबेस थे। अब फिर रिटेलिएट होगा, इधर से भी कर रहे हैं। तो मैं यही जानना चाह रहा हूँ कि ये आपके हिसाब से, आपके तजुर्बे के हिसाब से, क्या ये भी आने वाले दिनों में भी हमें देखने को ये चीज़ें मिलती रहेंगी या इसका कुछ हल होगा? देखिए, ये तो स्टार्ट है। अब अगर भारत ने भी लड़ाई डिक्लेयर नहीं की 1971 के बाद, तो अगर उसने बॉर्डर वायलेशन कर दिया, चाहे ह्यूमन से वायलेट किया उसने, तो लड़ाई के साधन से आपके ज़मीन पर हमला किया है, नहीं सक्सेसफुल हुआ। 1971 में भी कुछ नहीं गिरा था, वो आया था, भागा और वापस चला गया कहीं कोई, लेकिन उसने एयर वायलेशन की थी, तो भारत ने वॉर डिक्लेयर कर दी थी। अब उसने तो आपका एयर वायलेशन दी गई, उसने आपके टारगेट्स पे हिट किया है, उसको सफलता नहीं मिली, वो दूसरी बात है। आपकी एयर डिफेंस ने डिफेंड किया है, आपने अब तक उसने रिएक्ट किया और आपने काउंटर अटैक की। जब आपने स्ट्राइक की नॉर्थ टेररिस्ट पे, इनिशिएटिव आपका था कि हम इस दिन इस टाइम पर इस तरह से उसको बर्बाद करेंगे, आपने किया। अब आप सतर्क थे, राइट, तो इनिशिएटिव आपने ले लिया था। अब वो किसी तरह से इनिशिएटिव लेने की कोशिश कर रहा है जिसमें पूरा इनिशिएटिव उसके पास हो। अब वो जब भी अपने ड्रोन्स भेजता है, अपनी मिसाइल स्ट्राइक करता है, तो आप सतर्क हैं। वो कहने के बावजूद बार बार कह रहा था हम तैयार हैं, वो फिर भी तैयार नहीं था, वो फिर पकड़ा गया, सरप्राइज में पकड़ा गया। वो लोग, उनकी किसी एयर डिफेंस ने काम नहीं किया, उनके कहीं मतलब कोई उन्होंने, अच्छा एयर डिफेंस ना काम करे, आपके यहाँ अगर स्ट्राइक हुई है तो आप उसके आधे घंटे बाद आप कुछ स्क्रैम्बल करोगे ना अपने एयर, आप कुछ तो करोगे ना। अब मतलब आप तैयार थे, आप बार बार कह रहे थे हम तैयार हैं, आइए हम मारेंगे, उसने कुछ नहीं किया, उसने इंतज़ार किया। और फिर उसने ये चुटपुट, ये ड्रोन जो है, वो एक आम बड़ा हल्का सा वर्ड है, हवाबाजी। हाँ, ये हवाबाजी, मतलब वो पहले भी कर रहा था, और ये जो हवाबाजी है इन ड्रोन्स की कोई वो नहीं है। मुझे तो ऐसे लगता है, सच बताऊं, जो अब मैं देख रहा हूँ, सुबह तो मुझे भी थोड़ी सी चिंता थी, कल भी थोड़ी सी होती, पर अब जो पिक्चर सामने आ रही है, लोग वो लगता है उसने जितने रावलपिंडी में इधर उधर जितने जो शादी ब्याहों में ये यूज होते थे, हाँ जो ये यूज होते थे, उसने उनको भी कलेक्ट कर लिया है, उनके साथ 1-2
अच्छे ड्रोन भेज दिए, बीच में उनको का वो काफ़ी सारे वो कुछ खुद गिर गए, कुछ हमने गिरा दिए। मुझे लगता है ये मतलब कि शादी का शायद अभी सीजन भी नहीं है, तो मतलब मुझे लगता है कि उसके जो है वो वाले ड्रोन जो हैं, मतलब जिस तरह के ड्रोन्स हैं उनका मलबा देखने को नहीं मिला है। मतलब ये जो मलबा मिला है इसमें वो ड्रोन्स नहीं है जो हैवी वेपन। तो ऐसा करके क्या मेजर साहब वो हमें उकसा रहा, मतलब भारत को? हाँ, नहीं ये डिसेप्शन उकसा रहा है तो नहीं, चाहता क्या है? देखिए का मतलब क्या? देखिए डिसेप्शन भी हो सकती है, डिसेप्शन भी हो सकती है। वो बड़ी तैयारी कर रहा हो, कैसा भी दुश्मन कितना ही कमजोर हो। देखिए जितने हिंदुस्तान के बुद्धिजीवी हैं, किसी से भी पूछ लो, अभी फोन करो, 2 आदमियों बोलो, बोले उसकी ऐसी इकोनॉमिक कंडीशन है कि गिरने वाला है, उसके ऊपर ये लगा दो वो थोड़ी दिन में टूट जाएगा, उसके पास खाने को पैसे नहीं। दूसरे किसी को पूछो, वो कहेगा देखिए बिल्कुल आइसोलेटेड है, दुनिया में कोई उससे बात करने को तैयार नहीं है। देखिए हमने पानी बंद कर दिया, थोड़े दिन में वहाँ हाहाकार मचेगी। वहाँ बलूचिस्तान ने ये कर रखा है, वो थोड़े दिन में टूट जाएगा। कोई मुल्क ऐसे नहीं टूटता, ये मुल्क कमज़ोर से कमज़ोर मुल्क टूटता। अफ्रीका में आप तो पत्रकार हैं, आप लोग तो कितनी कंट्रीज़ हैं जिन साल में चल रहा है। हमारे भी दुश्मन ने सोचा होगा नॉर्थ ईस्ट जो है इनका अलग हो जाएगा, उसने कितने दिन सन 50 से पाकिस्तान जब ने सोचा होगा, जब पंजाब में हो रहा था पंजाब अलग हो जाएगा, वो कोर जेंट के साहब जो कंट्रीज़ हैं कितनी कमज़ोर क्यों ना, जिस कंट्री का की बाउंड्री है, जिसके पास एक प्रोफेशनल आर्मी है, जिसके पास एक किसी किस्म की जुडिशरी है, जो किसी किस्म सुप्रीम कोर्ट है, या एक लेजिस्लेटिव है, प्राइम मिनिस्टर है, या हर स्टेट में इलेक्शन होते हैं, वो कंट्री जितनी मर्जी दुख दर्द के दिए वो इस तरह से नहीं टूटती, उसे तोड़ना पड़ता है। राइट, तो मेरा मानना ये है कि हो सकता है ये उसका पूरा डिसेप्शन गेम हो, वो प्रोब कर रहा हो, देख रहा हो आप कहाँ कहाँ से क्या क्या खोलते हैं, आपके सिस्टम्स क्या हैं, आप कितना जल्दी पकड़ते हो, वो खुद पकड़ नहीं पाया। हो सकता है वो आपको उकसा भी रहा हो कि भाई आप तैश में एकदम से कुछ करें जिसके लिए वो अब तैयार हो, पहले तैयार नहीं था, आप गए और आपने उसमें। मेरे साहब अगर मान लीजिए वो उकसा रहा है तो क्या हम वॉर डिक्लेयर कर सकते हैं? देखिए प्रिंसिपली, और जो मेरा विचार है इस पूरे मुद्दे पर, मेरा विचार ये बहुत स्पष्ट है कि जब उसने हमारी एयर वायलेशन कर दी, हमारी एयर स्पेस वायलेशन कर दी, जब उसने ड्रोन्स भेज दिए, जब उसने मिसाइल भेज दी, जब उसने हमारे पर अटैक कर दिया, अगर मेरी बात मानो उसने तो वॉर कर दी। अब आप इसको वॉर डिक्लेयर करो, मतलब अब ये इंडिया के हाथ में है कि जब चाहे डिक्लेयर कर सकते। बिल्कुल डिक्लेयर कर सकते। क्योंकि जो और मैं बिल्कुल, देखिए मैं तो अपने देश का खुद का एग्जाम्पल दे रहा हूँ। मुक्ति बाहिनी इसके इतने दिन से उधर से इधर लोग आ रहे थे, जा रहे थे, कुछ नहीं हुआ ना, वो तो चल रहा था स्ट्रगल ईस्ट पाकिस्तान में। मुक्ति बाहिनी भी ट्राई कर रही थी, रिफ्यूजीज भी आए जा रहे थे, हो सकता है कुछ हमारे लोग भी इंटेलिजेंस लेने गए हों उधर मुक्ति बाहिनी के जरिए, लेकिन वो लड़ाई नहीं थी। राइट, लड़ाई स्टार्ट हुई जब उसने हमारी एयर वायलेशन करके और अपने हवाई जहाज़ों से हमारे को टारगेट करके हमारे नुकसान करने की चेष्टा की, कोशिश की, और उसने तो कर दिया था। अब वो नहीं गिरे, नहीं हमारा कुछ नुकसान। इंडिया ने भी जो किया, हमारा शुरू से लगातार कह रहे हैं कि हम पाकिस्तान के किसी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट या बेस को निशाना नहीं बनाया, लेकिन कल जो हुआ उसमें आप चाहे पठानकोट देखें या फिर जैसलमेर देखें, बाकी जगहों पर, तभी मैं कह रहा हूँ कि इनिशिएटिव हमारे पास है, और हिंदुस्तान शायद नहीं चाहता कि भाई हम एस्केलेट करें, क्योंकि हम चाहते हैं कि भाई हमने जो हमारा शायद हमारा यही एंड, जो हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप का हो सकता है यही एंड वो रिजल्ट सोचा हो कि भाई हमारे यहाँ पिक्चर होती है ना कि भाई एंड में, मतलब आप वॉर में भी आप डायरेक्शन देते ना कि भाई एंड रिजल्ट शुड बी दिस, आपका ये होना चाहिए। अब उस हमारी जो लीडरशिप है शायद उसका भी ये था कि भाई टेररिस्ट कैंप्स को हिट करो, जितने टेररिस्ट हैं उनको डिस्ट्रॉय कर दो, अक्रॉस करो, पंजाब में करो, हर जगह करो। उसमें अगर लीडरशिप मारी जाती है तो ठीक है, वरना उसका नुकसान होता है, फिर देखेंगे। और हम क्यों अभी से अपने पूरे देश को लड़ाई में लगा दें, अपनी इकोनॉमी को, और हम इस आपका इतना तजुर्बा रहा मेजर दयाल साहब, मैं एक सवाल बड़ा सीधा जवाब जानना चाहता हूँ कि जैसे पाकिस्तान ने सारे वायलेशन किए एयर स्पेस के, सबके, आपने जो कहा, अब बॉल हमारे हाथ में कि इंडिया जब चाहे वॉर डिक्लेयर कर सकता है। आपको लगता है कि इंडिया ये कदम उठाएगा? मुझे नहीं तो क्यों लगता है? नहीं तो क्या, अगर नहीं तो क्यों? मुझे नहीं लगता। वजह देखिए, मुझे ये लगता है कि इंडिया थोड़े दिन में ही इसको इसी तरह से टायर आउट करना चाहता है। पाकिस्तान कुदक लेगा,
फुदक लेगा, इधर करेगा उधर करेगा, जिसके लिए हम प्रिपेयर्ड हैं। अगर हम एस्केलेट करना चाहते हैं तो हमारी जो एस्केलेशन है उसके जो प्रोमिनेंट जो उसके लैंडमार्क्स हैं, जो जिससे लगता है हम, वो अभी तक विजिबल नहीं है। वो मैं टीवी पे नहीं बता सकता, आपके सामने नहीं बता सकता। कुछ ऐसी चीजें हैं, कुछ ऐसी, देखिए मीटिंग्स हो रही हैं, कैबिनेट कमेटी की मीटिंग, स्टेटमेंट्स दे दी, विड्रॉ कर लिया। ये अगर आप देखें तो ये जब 71 में 90 लोग कहते हैं कि वॉर कंपेयर नहीं हो सकती, आज मॉडर्न वॉर है, आज वॉर बगैर ह्यूमन के है, आज स्टैंड ऑफ वॉर है, कॉन्टैक्टलेस वॉर है, ये करके, और जगह जगह एग्जांपल देते हैं। मैं कहता हूँ भैया कॉन्टैक्टलेस वॉर है तो वो तो यूक्रेन और रशिया की तो बिल्कुल ही कॉन्टैक्टलेस होनी चाहिए। वो क्यों दनादन दोनों तरफ लोग मरे जा रहे हैं यार, कैसी कॉन्टैक्टलेस कह रहे हो आप? कह रहे हो हमास की, वो यार वो तो इजराइल तो बहुत टेक्नोलॉजिकल सुपीरियर है, वो क्यों बड़ा दनादन किया जा रहा है? वो भी तो कॉन्टैक्टलेस कर सकता है यार। वो हाउतीज और उनकी वो कर रहा है, वो भी कॉन्टैक्टलेस। यार कौन सी कॉन्टैक्टलेस? हमारे यहाँ लोग बड़ी बड़ी जार्गन कर देते हैं कॉन्टैक्टलेस। अरे भाई हम दोनों थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज हैं, उसने दनादन पिछले 25-30 साल से दनादन हमारे यहाँ उग्रवाद किया है। और हमारी, मैं हमेशा कहता हूँ, श्रीनगर जम्मू एंड कश्मीर तो एक बहाना है, असली तो भारत का पल्पना निशाना, भारत का फलना फूलना उसका निशाना है। भारत फले फूले ना, प्रोग्रेस ना करे, भारत एक पावर ना इमर्ज कर जाए, इकोनॉमिक पावर मिले, ये उसका है। और उसके पीछे हो सकता है चाइना और ये वो, बहुत आसानी से उनको एक टूल मिल रखा है, भारत को एंगेज रखो। जब भारत के अंदर डिस्टर्बेंस थी, जब JNK में, यहाँ पंजाब में, नॉर्थ ईस्ट, कौन इन्वेस्टर आया था? जब शांति है उसमें कहीं टेररिस्ट एक्टिविटी, लेकिन इन्वेस्टर आए, बड़ी बड़ी चीजें हुई, हमारी इकोनॉमी खुली, हमारा एंटरप्रेन्योर, भारत का एंटरप्रेन्योर और यूथ है ना, वो तो कमाल का है। जो आप कह रहे हैं अभी हाल में जो हुआ है US के ट्रम्प साहब के आने के बाद, उसमें जैसे एप्पल जैसी कंपनी थी, चाइना में अब जो कि टैरिफ वाली बात होती, तो वो सारी चीज़ें इंडिया की तरफ आ रही थी कि एप्पल अब मेड इन इंडिया बनाएगा, तो बड़े बड़े इन्वेस्टर आ रहे थे। ये जो 22 को पहलगाम में हुआ और अभी जो हो रहा है, तो ये बड़े बड़े इन्वेस्टर को रोकने के लिए चीन पाकिस्तान की आड़ में भी तो ये खेल खेल सकता है। साहब खेल खेल रहा है वो, पर मुझे एक बात बताइए, इतना बड़ा हिंदुस्तान है, आप ने तो चेन्नई में लगा लो यार फैक्ट्री, इन्वेस्टर को बोलो यार बेंगलोर में लगा ले यार भाई, वहाँ कोई खतरा नहीं, हैदराबाद में लगा ले, हमारे वहाँ लाइट ऑफ भी नहीं होती। देखिए जो इन्वेस्टर्स है ना, मेरा मानना ये है, जो बड़े इन्वेस्टर है, मैं हिंदुस्तान में थोड़े बहुत इन्वेस्टर देखे रिटायरमेंट के बाद, तो फौजी आदमी हूँ, राइट, मुझे अपनी तनख्वाह ले ली, पेंशन ले ली, खर्च लिए, महीने का बिल बना लिया, लाइफ वो है। लेकिन अगर आप इन्वेस्टर्स आ रहे हैं, इन्वेस्टर्स के बहुत रीजंस हैं, ये मैं नहीं समझता ये ऐसी डिस्टर्बेंस है जिससे इन्वेस्टर्स भाग जाए, तो टेम्पररी है। भारत का भी ऐसे हमेशा थोड़ी चलता रहेगा यार। पीक ऑफ मिलिटेंसी में बेंगलोर में तो दुनिया भर की इंडस्ट्री आई, पीक ऑफ मिलिटेंसी में यार दुनिया भर की, चेन्नई में देखो ना, ये बड़ी बड़ी कंपनियां, ये गुड़गांव पीक ऑफ मिलिटेंसी पे, इधर पंजाब में मिलिटेंसी चल रही थी, जब तक ये गुड़गांव ये फैल गए, हम लोग नीलो खेड़ी वेड़ी हरियाणा के जितने भी इंडस्ट्रियल एरिया थे, खुद पंजाब में इंडस्ट्रियल एरिया देखो। तो ये मेरा मानना है, ये थोड़ा सा ये वो मैं कहता हूँ ना, बुद्धिजीवी लोग जो है ना, बातों को बड़ी करके, हम फौजी, मैं टिपिकली स्टेट चाहता हूँ फौजी हैं दिल से, हाँ बिल्कुल, जो स्टेट सारे लोग हैं, इवन मेरी क्राइम तक फैमिली मेंबर में से बहुत सारे लोग हैं, एक ओपिनियन बटा हुआ है। वो ये है कि जो हमने 7 मई को 9 टेरर कैंप पर पाकिस्तान पे हमला किया, तो इनका कहना है कि हम इससे संतुष्ट नहीं हैं, या तो आप पूरा POK ले आओ, बिल्कुल, और या फिर ऐसा करो कि कुछ कम से कम जिन्होंने नौजवानों की ठीक किया है, आप उनमें से उन सबको निपटा। सब मैं इनके साथ हूं। तो मेरा सवाल ये है सर यहाँ पे कि अगर अमेरिका पाकिस्तान के एबटाबाद में घुस कर ओसामा बिन लादेन को मार सकता है, तो चाहे वो लश्कर का चीफ हाफिज सईद हो, जैश का मौलाना मसूद अजहर हो, हिजबुल का सैयद सलाउद्दीन हो, हम एबटाबाद जैसा ऑपरेशन क्यों नहीं कर पाते हैं पाकिस्तान में घुसकर? मैं आपकी जो ये टीम, यंग टीम जो हिंदुस्तान की है, मैं बिल्कुल इसके साथ हूँ, क्योंकि मेरा मानना ये है, ये पानी बंद करने से, ये इकोनॉमी से कोई मुल्क नहीं टूटता, कोई गिरता नहीं और कोई कहीं नहीं। और आप यहाँ बैठ के बोलो कि बलूचिस्तान आपके नाम पे अलग हो जाए, तोड़ दें, आप उसको कोई चंदा बंदा दे दो,
मैं नहीं समझता इसमें कुछ कोई तुक है। मेरा मानना ये है कि साहब, अगर आपने, मैं बार बार कह चुका हूं ये चीज़ टेलीविज़न पे हर जगह, कि भाई 1971 वॉर के बाद पाकिस्तान कभी भी आपने आपके टर्म्स कंडीशंस पर कोई चीज़ पर नेगोशिएट करने नहीं आया, राइट। वो आया है तो दोनों बराबर के टेबल पे आया, आपने कुछ बोला, उसने कुछ बोला, आपने 2-4 फोटोज़ खींची, मुशर्रफ साहब चले गए, कोई या वो क्रिकेट देखने आए थे अपने जियाउल हक जी, टेक्नोलॉजी वो कह रहे थे ये क्रिकेट वो है डिप्लोमेसी है ये साहब। आपको तो एंड स्टेट में बार बार कहता हूँ, आपकी एंड स्टेट की डिज़ायर क्या है। अगर मैं हिंदुस्तानी हूँ, मैं आज की जनरेशन से कह रहा हूँ, भाई हमारी पीढ़ी ने दुख देखा है, भाई 35 साल जम्मू एंड कश्मीर को डिस्टर्ब देखा है, भाई हाहाकार मची देखी है, भाई कश्मीर हमारा स्टेट है, भाई वो भी हमारा मतलब धारा 370 वो छोड़ के वो भी इंटीग्रेट होना चाहिए हमारे देश के साथ, और प्रांतों की तरह इंटीग्रेशन होनी चाहिए। अब बिल्कुल मतलब क्योंकि हमारा हिस्सा है, पहले दिन से हमारा हिस्सा है, आखिर हमारी आज से नहीं सदियों से वो हिस्सा हमारा है, भारत के नक्शे का मूल वो है। अगर वो इंटीग्रेट हो रहा है तो अगर उसको डिस्टर्ब हो रहा है बार बार, आखिर टेररिज्म से सिर्फ ये थोड़ी है कि वो हमारे खिलाफ हैं या किसी, लोकल पॉपुलेशन सफ़र करती है जो लोग नहीं समझते। मैंने काफ़ी गुजर बकर वालों से बात की, सफ़र करते हैं बेचारे, घर में टेररिस्ट आके रात को 6 आदमी बैठ के खाना बनाओ, उनके पास क्या है, वो तो बंदूक के सामने कुछ भी करते हैं। तो हमारे यहाँ भिंड मुरैना में भी तो 70s-60s में जब जो बड़े बड़े डाकू थे उनके सामने क्या था। तो साहब ये एक हकीकत है कि ये जो है एक ऐसा कैंसर है जो फैल चुका है, इसको आप कम कर दो फिर बढ़ जाएगा, फिर कम कर दो। और दूसरा मैं जो बात कह रहा हूं उसका कि भाई इसके पीछे है वो पाकिस्तानी सेना, और एंड स्टेट आप बार बार कहते हो कि भाई पीओके हमारा है, तो मैं इन लोगों के बिल्कुल साथ हूं कि एंड स्टेट का मतलब है जम्मू एंड कश्मीर में किसी किस्म का कोई उग्रवाद ना हो, और पूरा पीओके और जम्मू एंड कश्मीर जैसे स्टेट था, जैसे महाराजा हरि सिंह के टाइम था, आज़ादी से पहले था, जिसने एक्सेशन डॉक्यूमेंट जो साइन किया था, वो पूरी बाउंड्री हमारी होनी चाहिए। अगर ये है तो कोई बुद्धिजीवी मुझे रास्ता बता दो इसके सिवाय कि आपको पाकिस्तान की फौज को ड्रॉ करना पड़ेगा, पाकिस्तान की फौज को डिप्लीट करना पड़ेगा, पाकिस्तान की जो फौज की लीडरशिप है उसे अपनी लीडरशिप को भगाना पड़ेगा, पाकिस्तान मुल्क भगाएगा जैसे याह्या खां भागा था। क्या हुआ था 1971 में, भगा दिया ना, उन्होंने खुद भगा दिया अपने डिक्टेटर को, प्रेसिडेंट को। जब तक ये हालात नहीं करोगे, जब तक वो नेगोशिएटिंग टेबल पर नहीं आएगा, जब तक आप उसको नहीं कहोगे देखिए ये पंजाब का इलाका हमारे पास है, आप पीओके छोड़ दें, हम आपको दे देंगे, नहीं तो अब हम यहाँ बाउंड्री खींचने वाले हैं, ये भैया ये नदी का रास्ता हमने बना दिया, ये हमारी बाउंड्री। तो पीओके हमारे पास आएगा कैसे मेजर साहब? जब आप लड़ाई लड़ोगे, फिजिकली उसको ड्रॉ करोगे। लोग कहते हैं वो न्यूक्लियर स्टेट है, कैसे कर दोगे? अगर आप 9 टेररिस्ट कैंप को उड़ा सकते हो तो उसके पास 40-50 ऐसे वो होंगे जिनसे वो न्यूक्लियर यहाँ डिलीवर कर सकता है ना, तो उनको पिन पॉइंट उड़ा दो यार एक रात को। वो हवाई जहाज जो कैरी कर सकता है F-16, वो कहाँ है वो? अगर आप इतना प्रिसाइज एक उस पर कर सकते हो डोम के थ्रू, बिल्कुल जहां वो सेंटर में, तो इसका मतलब आप उस हवाई जहाज को भी उड़ा दो वहीं बैठे रात को एक दिन। हमारे पास प्रिसीजन वेपन्स है, हमारे पास नहीं ये सब भाई। हमने तो शो किया भाई, प्रूव किया है भाई, न्यूक्लियर पर बात कर लेंगे। मतलब हम उसके जो न्यूक्लियर कैरी करने के जो कैरियर्स हैं उनको डिस्ट्रॉय कर दो, तो वो नॉन न्यूक्लियर रहने दो उसके पास, वो अपने उसमें आग थोड़ी लगा लेगा, मर थोड़ी जाएगा। और आप उसको स्लोली ड्रॉ करो, एक तरीका है उसकी, जो बॉर्डर पे सेंसिटिविटीज है वहां हिट करोगे तो आएगा, कब तक नहीं आएगा? एकदम थोड़ी आपने बॉर्डर हिट किया उसने न्यूक्लियर चला दिया। आपको सोचना है कि आपको ये, मैं स्ट्रैटेजी, मैं चीफ नहीं हूं, मैं आज का सैनिक नहीं हूं, मेरा मानना यह कि आज की पॉलिटिकल लीडरशिप को बोल के डायरेक्शन देके कि वो एंड स्टेट क्या चाहती है। और भाई अगर एंड स्टेट नहीं चाहती है तो भाई किस बात का, फिर तो भाई कभी कभार वो टेररिस्ट अटैक करेगा, आप और सतर्क कर दो अपने आप अपने सर्विलेंस सिस्टम्स और बढ़ा दो, आप अपनी थोड़ी सी इंटरनल सिक्योरिटी के ऑल अरेंजमेंट्स कर दो, आप अपनी एलसी को और फेंसिंग कर दो, आप अपने और थोड़ा सा कर दो, मतलब आप नहीं करना चाहते तो 2-3 लाख और सैनिक कर लो ना जो J&K में गार्ड करें, तो भाई आप कहोगे उसको मुश्किल और मुश्किल हो जाएगी, तो हो सकता है वो वैसे ही, मतलब। पर आपको क्या करना है? मेरा मानना ये है कि आपको क्या करना है, जो
तो ये पॉलिटिकल लीडरशिप का डिसीजन है। पॉलिटिकल लीडरशिप डिसाइड करे हमारा एंड स्टेट ये है, और उसके बाद मिलिट्री को अकॉर्डिंगली कैपेबिलिटी अगर नहीं है तो कैपेबिलिटी दीजिएगा, जरूरी नहीं है आप आज कीजिएगा। अब पुतिन ने जो क्रिटिकल एरियाज थे जहां से उसको थ्रेट हो सकता था सोवियत यूनियन को के टाइम से जो असेसमेंट था, और जहां उसको रशिया से हो सकता था, उसने तो जब जैसे ही रशिया को थोड़ा सा स्टेबलाइज किया और इकोनॉमिक हालत ठीक की और रशिया उभर के आया, उसने सबसे पहले वो जगह ली ना जो आर्मेनिया के, जो जॉर्जिया के, जो क्रीमिया, जहाँ उसका सेवास्तोपोल, जहाँ उसका मेजर ब्लैक सी फ्लीट, ये वो सारा उसने किया ना धीरे धीरे। तो आप भी अपना धीरे धीरे कीजिए, जरूरी नहीं है भाई आप, मैं ये कह रहा हूं कि भाई आप स्टार्ट करके और मई जून में खत्म कर दो, दिसंबर में खत्म कर दो, और चाइना क्या करेगा, वो वहां चलता रहेगा, वो ट्रेड करता रहेगा आपके साथ। तो आप अपने आप क्लियर कीजिए, फिर उसके हिसाब से स्ट्रैटेजी, हर कंट्री की अपनी स्ट्रैटेजी। प्रेसिडेंट पुतिन ने कहा, अपने देश को बोला, और देखिए साहब, उसने 2022 में ऑपरेशन स्टार्ट करने से पहले उसने प्रॉपर अपनी डूमा को बताया ना कि वी आर स्टार्टिंग ए स्पेशल ऑपरेशन, पूरे नेशन को ऑर्डर, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर दिया, अपनी डूमा से पूरा का पूरा जो उनकी पार्लियामेंट है उससे पूरी की पूरी उसको मोड़ लिया, मतलब जैसे हमारे यहाँ वॉर डिक्लेयर करके करो, उसने पूरा किया, और उसने बोला मेरा ये इरादा है, ठीक, बहुत स्पष्ट तरह से बोला। और अब उसने बोला कि अगर हम ये 2014 में ये सब करना चाहते तो हम नहीं कर सकते थे। तो इसका मतलब उसने कहा मुझे लगेगा वक्त, 6, 7, 8 साल लग गए प्लानिंग करते गए। आप लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी क्या है, उसमें कोई भी पार्टी हो, आज हमारी बीजेपी है, प्रधानमंत्री मजबूत है, सरकार मजबूत है, और भाई कोई अमर तो है नहीं, कोई यहाँ दुनिया में कल दूसरे प्रधानमंत्री हो सकता है इसी पार्टी के आ जाए, हो सकता है किसी और पार्टी के आ जाए, लेकिन लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी जो नेशन को एग्रीड हो, जो बिल्कुल डॉक्यूमेंटेड हो, जिसके हिसाब से काम किया जाए। नेशंस ऐसे काम करते हैं, जिस नेशन ने, जिस भारत को आप विकसित भारत बनाना चाहते हो ना, पहले उसकी सोच और सोच के काम करने के तरीके को विकसित करो, तो अपने आप भारत विकसित हो जाएगा और अपने आप आपकी आर्मी स्ट्रांग हो जाएगी। आपने लॉन्ग टर्म की बात की ना, लास्ट 78 ईयर्स, 78 साल तो हो गए ये कश्मीर को लेकर जिस तरीके से पाकिस्तान टेररिज्म भेजता रहा। प्रॉब्लम ये है कि जो हमारी बात होती है, चाहे कोई भी गवर्नमेंट हो, पाकिस्तान की पॉलिटिकल एस्टेब्लिश, क्योंकि वो एक डेमोक्रेटिक कंट्री खुद को बताता है, चुनी हुई सरकार आती है, हालांकि हम सब जानते हैं वो एक तरह से कठपुतली सरकार होती है, असल में चलाती है वहाँ की हुकूमत पाकिस्तानी आर्मी या फिर ISI। बिल्कुल। तो और जब भी कोई ऐसी चीज़ होती है वो पीछे से खंजर मारते हैं। तो इस पाकिस्तानी फौज और ISI का हमारे पास क्या हाल है, क्योंकि आज ये जरूरी है कि पहलगाम के एक ही हल है, एक ही हल है साहब, लड़ाई, हमें सफर करना पड़ेगा। कब कीजिए अपने टर्म्स एंड कंडीशंस पे। आप अपना, अगर आज नहीं कर सकते आप 3 महीने बाद, 4 महीने बाद, 2 महीने बाद, 6 महीने, मैं कह रहा हूं लॉन्ग टर्म। आप एक लॉन्ग टर्म डॉक्यूमेंट तो बनाइए साहब, डॉक्यूमेंटेड, टॉप सीक्रेट, प्राइम मिनिस्टर टू प्राइम मिनिस्टर हैंड ओवर किया जाए, डिफेंस मिनिस्टर टू डिफेंस हैंड ओवर किया जाए, चीफ टू चीफ हैंड ओवर किया जाए, पीरियड। आप बनाइए और उस पर कार्रवाई कीजिए, और फिर देखिए जहां टाइम बाउंड है वहां क्या है, क्यों नहीं हो रहा। आपकी, मेरा मानना है, मैं देखिए बहुत छोटे लेवल का हूं, लोग कहेंगे भाई मैं कोई चीफ नहीं हूं, ये इतना बुद्धिजीवी होता, यही ना चीफ बन जाता, यही ना वो बन जाता। भाई मैं अपनी असेसमेंट बता रहा हूं, मेरा अपना तरीका, एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग। देखिए कोई भी कंपनी ग्रो करती है ना, क्योंकि आजकल जो हमारे पार्लियामेंटेरियन है वो भी कॉर्पोरेट भाषा समझते हैं ज्यादा, फौज की भाषा बहुत कम लोग समझते हैं। बड़ी कंपनी क्या कहती है, माइलस्टोन रखती है। ये जो आपकी बिल्डिंग है, इन्होंने माइलस्टोन रखी होगी, पहले ये था, फिर टारगेट सेट होता है, एक टारगेट सेट, फिर उन्होंने कहा होगा ओके और टारगेट इसकी, अब यहाँ पे ऑफिस हो गया, अब शिफ्ट करें, अब वहाँ इतना ऑफिस हो, ये टारगेट है, इसके लिए ये बिजनेस जनरेट करें, इसके लिए इतने लोग लाएं, इतना है, इतना नहीं, बैंक से लोन लें, पूरी एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग है ना। उसको हैफ एसेट तो नहीं कर सकते ना, बीच में कुछ होंगे, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में होते हैं जैसे, बीच में हमारी स्ट्रैटेजी में भी कुछ डाउनफॉल्स होंगे। भाई दुश्मन नोन है, पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर नहीं है भाई, पाकिस्तान की फौज ने ये करना है भाई, पाकिस्तान के चीफ ने ये करवाना है, पाकिस्तान ने क्या आपकी लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी है कि भाई वहां से ब्रिगेडियर ऑनवर्ड एनालाइज करें कि इनमें कौन आदमी है जो सॉफ्ट होके पाकिस्तान की टॉप लीडरशिप में, अगर ये आदमी आता है तो ये आदमी जो है एक लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन देगा। तो पहले बाकियों को तो एलिमिनेट करवाइए ना, उन्हीं की सरकार से करवा दीजिए यार।
मतलब जो देश सोचते हैं ना वो ऐसे सोचते हैं कि भाई, मुझे ये लगता है CIA ने सोचा होगा ना कि भाई ये कब सोवियत यूनियन को करेंगे, जब इस किस्म का लीडर आएगा, उस किस्म के जब एक लीडर को एजुकेट किया जाएगा कि भाई क्लासनोस्ट और भाई प्रेस्ट्रॉयका और ये होना, जैसे गोर्बाचोव आया, वो उसके विचार बिल्कुल ठीक थे, लेकिन क्या वो उस सोसाइटी में फिट होते थे? क्या वो उसके पास रिसोर्सेज थे? नहीं ना। तो मेरा मानना है कि आप अपने रिसोर्सेज बनाइए, अपनी लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी बनाइए। और इस वापस इस हालात पे आता हूं, अब तो उसने आपको मौका दे रखा है, वो आपके बॉर्डर को वायलेट किया, जैसे आप लड़ाई डिक्लेयर कर दीजिए। क्यों वापस जा रहे हो आप? क्यों छोड़ रहे हो यहां से? मुंह से किसकी परवाह कर रहे हो? कोई कह देता साहब वो इंटरनेशनल कम्युनिटी फलाने से बात कर लें, पूरे मुल्क दुनिया मुल्क मेरे साथ है, मैंने शादी करनी है, मैं तो पाकिस्तान को लेसन सिखाना है, उस दुनिया के मुल्क को बोलने दो वो कि भाई पाकिस्तान को आप ये नहीं करोगे, उसको बोलने तो दो, फिर उसको बताओ भाई क्यों भाई। मेरा मतलब ये ना, ये इंटरनेशनल डिप्लोमेसी, ये बड़े बड़े जारगन हैं, पाकिस्तान के साथ इलाज सीधा है। ये जितने भी कॉम्प्लेक्स चीजें हैं, ये बुद्धिजीवी सब ट्राई कर चुके। क्या पहले आपने नहीं कोशिश की कि भाई उससे आपके उसके कोई इकोनॉमिक रिलेशन तो है ही नहीं ना, कोई डिप्लोमेटिक रिलेशन नहीं है, ये पानी के रिलेशन है। आप बरसात हो जाएगी, कुछ पानी को आप रोक पाओगे, कुछ को नहीं रोक पाओगे, उसका ग्राउंड लेवल भी है, उसको वो कहता है बलूचिस्तान को मरने दो, उन्हें पंजाब और सिंध को पानी चाहिए उधर तो, और ऊपर से पानी आता ही है। तो वो आप वो भी लॉन्ग टर्म है, 4-5 साल में जाके मतलब एक्चुअल असर पड़ेगा। एक्चुअली जब तक आप पूरे वाटर को डाइवर्ट नहीं करोगे, जब तक बात नहीं बनेगी। डाइवर्ट करने के लिए वक्त लगेगा। मेयर साहब, मैं ये चाहता हूँ कि हमारी क्राइम तक फैमिली मेंबर सीधे आपसे जानना चाहती है कि ये जो चल रहा है, और 2 दिनों से भी हम लोग देख रहे हैं, शाम होते ही वो फुलझड़ियाँ शुरू हो जा रही हैं। अब तो ये हो गया है, पहले दिन थोड़ा सब घबराए भी थे, अब ये हो गया कि शायद अंधेरे में फिर से ड्रोन, और वो पहले हम देख चुके हैं हम लोग वहाँ इजराइल में और हर जगह। तो आपके हिसाब से वॉर अभी डिक्लेयर अगर हम नहीं करते हैं तो ये सिलसिला कितने दिन तक ऐसे चलेगा, और ये कहाँ जाकर रुकेगा? ये आपको लगता है कि एक वक्त आएगा, लॉन्ग टर्म की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, शॉर्ट टर्म की, जब शायद सीधे मिलिट्री और वॉर डिक्लेयर हो जाए? देखिए, पहले तो मैं, आप लोग यहाँ कह रहे हो रात को आपको ये लगता है अभी चलेगा, पहले मैं सिर्फ आप लोगों को एक इतनी सी बात आपके दर्शकों को बताना चाहता हूँ। भाई, भारत के डिस्ट्रिक्ट बॉर्डर्स हैं, उन बॉर्डर के पास 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर पर गांव है। आज रात उस गांव के कितने बच्चे, कितने औरतें, उन पे क्या गुजरेगी, उनके दिमाग पे क्या गुजरेगी, उनकी साइकोलॉजी, उनके ऊपर फियर, साइकोसिस, उनके ऊपर क्या करवटें आएंगी, नहीं आएंगी, माहौल ऐसा बन रखा है। देखिए, उनका देखिए आप जी, बिल्कुल सही। तो एक भय है ना, तो कितने दिन रखोगे? ये 5-7 दिन चलेगा, ये 5-7 दिन चलेगा। 5-7 दिन के बाद या तो वो डीएस्केलेट कर जाएगा। अगर वो डीएस्केलेट नहीं करेगा तो मेरा मानना ये कि भारत को फिर कार्रवाई करनी पड़ेगी, और भारत शायद कार्रवाई उसी की इंतज़ार है, और डिसेप्शन और सरप्राइज उसी के लिए है, और शायद उसके लिए प्रिपरेशंस हो। और रक्षा मंत्री कह चुके हैं ये जारी है, सिंदूर 1, ये ऑपरेशन सिंदूर 1-2 तो हम लोग यहीं बना रहे हैं। उन्होंने तो किसी बोला नहीं, ऑपरेशन सिंदूर जारी है। हमारे यहाँ ऑपरेशन का एक ही नाम होता है, पराक्रम जारी है। तो ये जारी है। तो इसमें ये घटना होगी, कहीं एक अटैक होगा, कहीं 2 अटैक होंगे, कहीं ये जिस तरह से जैसे पत्रकार हैं, जैसे एंकर्स हैं टीवी पे, वो अपने ढंग से उसका नाम दे देते हैं, ये फर्स्ट अटैक है, सेकंड अटैक, थर्ड, ये जारी है। ये मेरे ख्याल में 7-8-10 दिन तक और जारी रहेगा, अगर कोई डिसाइसिव एक्शन हम नहीं लेते हैं तो। वो कोई, मेरे को नहीं लगता भूल करेगा कोई बड़ा एक्शन लेने की अब, क्योंकि वो एक फेस सेविंग देख रहा है। उस फेस सेविंग में अगर वो आज के दिन देखिए, अगर ये पूरा अगर यहाँ इंफॉर्मेशन वॉरफेयर ये चल सकता है, और उनका प्राइम मिनिस्टर और उनके डिफेंस मिनिस्टर कहते हैं कि हमने 5 हवाई जहाज गिरा दिए, तो वहाँ कितनी इंफॉर्मेशन वॉर चल रही होगी, जिसमें 5 हवाई जहाज़ों के मलबे दिखाए होंगे, और 50% पॉपुलेशन ने मान लिया 5 हवाई जहाज गिरा दिए। एलसी पर देखो 40 सिविलियन मार दिए और 100 घायल हो गए, बड़े बड़े अस्पतालों की। और हमारे यहाँ कई टीवी में बोल देते हैं उरी की देखिए तबाही, देखिए उरी की। अरे भाई, वो तो उसको बढ़ा चढ़ा के बोलेगा, देखिए खुद ही कह रहे हैं उरी तबाह हो गया, हमने कर दिया। तो ये जो वो तो एक फेस सेविंग देख रहा है। मुझे नहीं लगता वो बड़ी लड़ाई लड़ेगा। जिससे भी बात करो वो ये कहेगा वो इकोनॉमिकली 4 दिन नहीं लड़ सकता, इकोनॉमी टूटी पड़ी है, अंदरूनी कलह है, टूटने को रखा है। तो भाई, इससे अच्छा मौका क्या है? भाई, इससे अच्छा मौका क्या है? भाई, वो ये बात है ना कि भाई
कि भाई मेरी एक आंख नहीं, एक आंख काम कर रही है, उसकी तो बेचारे दोनों ही काम नहीं कर रही, कमरे में बंद हो यार। भाई भाई मेरे अंदर कुछ खामियां है, मुझे प्रिपरेशन करनी है, मुझे थोड़ी बहुत तैयारी कर, भाई वो तो बिल्कुल ही नहीं अच्छा बैठा यार। या आप ये बोलो कि भाई अब तक वो हमारे बराबर का है और आप ये खेल थोड़ी चल रहा है। साइकोलॉजिकली क्यों अपने अंदर एक इस किस्म की पूरी मैं समझता हूं वक्त आ गया कि इसको ज़्यादा ना खींचा जाए और इनिशिएटिव हमारे पास है, मिलिट्री पावर हमारे पास है, स्ट्रैटेजिकली ग्लोबली आज ग्लोबल वर्ल्ड पावर में हम स्टेबल हैं। दुनिया की आज भी नैरेटिव के हिसाब से दुनिया हमारे साथ है, उसके साथ नहीं है, और रियल में उसकी इंटरनल कंडीशन काफ़ी ख़राब है और उसकी पॉलिटी मजबूत नहीं है। पार्टी जो पावर में है वो भी कई लंगड़ी टांगों के सहारे खड़ी है। जो सिर्फ एक आदमी है जो उनका चीफ है, जो ओवर एग्जिबरेंट है, उसका एक नैरेटिव है कि भाई देखो मैंने जो स्ट्रैटेजी बांग्लादेश में लगाई, उनकी प्राइम मिनिस्टर वहाँ से भाग गई जो उनकी सपोर्टेड थी, जो इतने साल से थी, और हम सक्सीड हो गए, ये हमारी उसका वो ख्याल है, उस ख्याल में रहता है, बहुत कट्टर है। मुल्ला उमर मतलब कहते हैं, मुल्ला मतलब देखिए, मतलब मैं ये कहूँगा वो एक बहुत कट्टर भारत विरोधी है, वो एक कट्टर फंडामेंटलिस्ट है उसमें, और जिन्होंने जो रेडिकल इस्लाम जिन्होंने किया है, बदनाम कराया, जिन्होंने दुनिया में, पूरी दुनिया में खलबली मचा दी। अगर आप देखें तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर की तरह डिस्टर्ब रहा है हमारा इलाका, खासकर एशिया का इलाका। अगर आप देखें अफ़गानिस्तान, सीरिया, इराक, सब पूरा का पूरा, खुद पाकिस्तान, भारत पे कितना नुकसान हुआ है, म्यांमार में क्या हो रहा है, श्रीलंका बिक चुका था ऑलमोस्ट, तो मतलब बांग्लादेश का हालात वो आप देख रहे हो, तो मतलब ये इलाका पूरा क्यों डिस्टर्ब रहे, राइट। तो ये जो है मुनीर साहब का हमें इलाज करना चाहिए। तो बस हथौड़ा गर्म है इस वक्त, आप मार दीजिएगा, मैं तो ये कह रहा हूँ, आज नहीं 5 दिन बाद मार, 10 दिन बाद मार दीजिएगा। और अगर आप कुछ और ज़्यादा बड़ी स्ट्रैटेजी है तो थोड़ा सा जैसे एस्केलेट, डी एस्केलेट, जैसे टेम्परेचर ऊपर नीचे जाता है, पैरासिटामोल दे दी, अब घट गया, फिर बढ़ जाएगा, शाम को फिर एक दे दो, तो ऐसे चलते रहो, और फिर एक दिन उठा के जो है वो, अगर आप लंबा खींचना था तो लंबा भी खींच लो। अगर आपने ऐसे टाइम पे करना है जो बिल्कुल आपके टाइम एंड चूजिंग से है, और जब आप फुली करें तब करें, पर करिए इसको। मेरा मानना ये, वंस फॉर ऑल लेट्स डू इट एज ए नेशन। इसको नेक्स्ट जनरेशन पे पार ना करें, इसको, इस दर्द को अगली पीढ़ी पर ना ले जाएं और इसको ख़त्म करें। मेरा मानना ये, बहुत से लोग हैं, बहुत सी बातें, बहुत बड़े बड़े बुद्धिजीवी लोग हैं, हर किसी का आज पढ़े लिखे सब है, सबका अपना दिमाग है, मैं अपने दिमाग से बात कर रहा हूँ। ज़रूरी नहीं इसकी कोई कहीं कोई सेंसिटिव है। वो मेजर साहब आपने बिल्कुल सही बात कही, बस ये जख्म आखिरी इलाज मांग रहा है। थैंक यू सो मच। बहुत सारे क्राइम तक फैमिली मेम्बर के ये सवाल थे कि क्या है, तो मुझे लगता है सारे आपके सवालों के जवाब मिल गए। बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ आप हमसे बात। थैंक यू, बहुत बहुत थैंक यू।